Myself Smita Shukla, and I am going to talking about an important theorem of group theory. In order to know this theorem, first of all we have to know about what is group and algebraic system. So first of all we define algebraic system. Algebraic system is defined as when a set, let us consider this set is G, and in binary operation O. This binary operation may be anything and this set also may be anything. It is not necessarily that this set is G and this operation is O. O means any operation and G means any set. Then the whole structure is known as algebraic system. Means when a set and a binary operation is taken together, then the whole structure is known as algebraic system. Now we will talking about group. तो an algebraic system GO is said to be a group when it satisfies following four conditions. First is closure property. What is closure property? So if we take any two element of G, means A comma B belongs to G, then if A or B also belongs to G, then it is said to be A comma B satisfy closure property. मीन्स यदि कोई सेट है उसका हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि अगर ये नेचुरल नंबर का सेट, ये 1 2 लिखे इनफाइनाइट तक, तो ये नेचुरल नंबर का सेट है. अगर इसमें से हम कोई दो एलिमेंट ले लें, मान लें कि 1 और 2 लिया, जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, n से, और इसका अगर ऑपरेशन हमने एक अलजेब्रिक सिस्टम जो लिया ये n है और इसका जो ऑपरेशन है वो प्लस का है. तो अगर इस अलजेब्रिक सिस्टम और ये साइन को एक साथ लिए, इस सेट को और अलजेब्रिक सिस्टम को एक साथ लिए, क्या गलत बोल जा रहा है, मतलब ये सेट और ये ऑपरेशन, तो सेट हमारा नेचुरल नंबर का है और ऑपरेशन प्लस का है, तो इन दोनों को जब एक साथ लिखे तो इसको हम लोग कहेंगे अलजेब्रिक सिस्टम या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर. अब इस नेचुरल नंबर में से हमने कोई दो एलिमेंट लिया, एक को 1 और एक को 2, तो अगर इन दोनों के बीच इस साइन को ऑपरेट करेंगे, मीन्स 1 और +2, तो 1 + 2 मिलके होता है 3. तो फिर हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो 3 होगा ये भी n में बिलोंग करेगा. और हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी भी यही कहता है कि यदि किसी सेट का कोई दो एलिमेंट लें, दोनों को आपस में ऑपरेट करें, तो जो हमारा रिजल्ट है वो भी उसी सेट में बिलोंग करे. तो इसे हम कहते हैं कि इसे हम क्या कहते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक, तो ये किसी भी अलजेब्रिक सिस्टम के ग्रुप होने का फर्स्ट कंडीशन था, क्लोजर प्रॉपर्टी. अब सेकेंड आता है एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि यदि किसी सेट का 3 एलिमेंट है, मीन्स ए बी सी, अगर जी का है, तो इसका बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ऊपर देखिए हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन क्या लिया है, ओ लिया है. तो ये इस प्रकार डिफाइन होता है कि ये ए ओ बी ओ सी इक्वल टू ए ओ बी ओ सी. मतलब यदि किसी सेट का 3 एलिमेंट लें और जो साइन दिया रहे, मीन्स जो ऑपरेशन दिया रहे, उसको जब हम इन तीनों पे ऑपरेट करें, तो ये लास्ट दो एक साथ ऑपरेट करें और फिर फर्स्ट वाले को ऑपरेट करें, तो ये फर्स्ट दो को एक साथ ऑपरेट करें और फिर तीसरे को ऑपरेट करें, तो ये दोनों इक्वल होता है. जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अगर ये 2 3 5 अगर हम मान लेते हैं कि ये नेचुरल नंबर का है, तो अगर ये 2 3 5 नेचुरल नंबर में है और इसका ऑपरेशन हम लोग अगर प्लस का ले रहे हैं, तो ये 2 + 3 + 5 इक्वल टू 2 + 3 + 5, ये डेफिनेटली होगा. देखिए 5 3 8 और 8 + 2 10, और इधर 3 2 5 और +5 10, मतलब इधर भी 10 आ रहा है, इधर भी 10 आ रहा है. तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ये एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है.
अब हमारा जो थर्ड होता है वो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहता है कि अगर हम कोई एलिमेंट लें किसी सेट का और उसमें उसी सेट में एक और ऐसा एलिमेंट मिले जिसको हम इस पे ऑपरेट करें तो ये सेम वैल्यू दे, इसमें कोई चेंजिंग ना हो। अगर हम मान लेते हैं कि ये सेट अगर नेचुरल नंबर का ही है तो नेचुरल नंबर में हमारा ये 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक आता है। तो अगर हम इसमें से 2 को ले लें तो फिर इस 2 में हम क्या ऑपरेट कर दें कि ये 2 ही रहे, इसकी वैल्यू में चेंजिंग ना हो। अगर साइन प्लस का हो तो अगर ये साइन प्लस का होगा तो इस 2 में हम क्या ऐड करेंगे कि फिर हमको 2 ही मिल जाए। सीधी बात है 0, क्योंकि अगर और कोई क्वांटिटी हम ऐड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है उसमें 0 बिलोंग नहीं करता है। मतलब हमको यहाँ से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है उसके पास एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अगर ये ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का हो जाए तो फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी क्या डिफाइन करता है कि किसी सेट का कोई एलिमेंट लें, उसमें ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कि उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग ना हो। तो अगर इस 2 को ही हम लिए तो इस 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 2 ही रह जाएगा, 1 से। तो मतलब ये मिला कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है जो कि 1 होता है। तो हमारा फाइनल डिसीजन हम लोग को फाइनली ये मिलता है कि किसी भी सेट का जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है वो 1 होता है और जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है वो 0 होता है। और ये जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है वो सेट में बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा वो हमेशा बिलोंग करता है, क्योंकि 1 तो हर सेट में आता है। अब इसमें नेचुरल नंबर में देखा जाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसमें 0 नहीं होता है। तो नेचुरल नंबर का जो भी एलिमेंट होगा उसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी नहीं मिलेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगा। तो यहाँ से हमको ये मिलता है कि जो आइडेंटिटी होता है वो 2 तरीके का होता है, एक एडिटिव आइडेंटिटी, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये हमारे क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि हमको जो ऑपरेशन दिया वो एडिशन का दिया है कि मल्टीप्लिकेशन का दिया है। तो फाइनली अब हम लोग देखते हैं। तो इन जनरल हम बात कर रहे हैं कि अगर ये ए जो है वो जी में बिलोंग कर रहा है तो इस ए में हमने मान लिया कि अगर ई को ऑपरेट कर रहे हैं तो ये हमारा ए ही दे रहा है। मतलब इस जी के लिए, इस जी में जो ए बिलोंग कर रहा है इस ए के लिए ये ई क्या हुआ, आइडेंटिटी हुआ। अब ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये एडिटिव है कि मल्टीप्लिकेटिव है, ये हमें मालूम नहीं है। इन जनरल ये आइडेंटिटी हुआ और किसी भी आइडेंटिटी को हम लोग ई से ही डिनोट करते हैं। तो इसको हमने मान लिया कि ये ई की आइडेंटिटी है। तो आई थिंक आप लोग को आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी। आइडेंटिटी क्या होता है कि ये आइडेंटिटी कोई 2 नंबर जिसको आपस में ऑपरेट करे तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग ना हो। तो उसमें से एक तो दिया रहेगा, जैसे अगर ए ही हो गया तो ए में हम क्या ऐड करेंगे कि वो ए ही रह जाएगा, 0। अगर ए में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि ए ही रहेगा तो 1। तो अगर एडिशन रहेगा तो उस ए के लिए एडिटिव आइडेंटिटी 0 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हो जाएगा। अब ग्रुप होने का जो चौथी प्रॉपर्टी होती है वो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं पहले इनवर्स क्या होगा। इनवर्स का डिफिनीशन ये करता है कि कोई वे 2 नंबर जिसको आपस में ऑपरेट करने पर उस सेट की आइडेंटिटी दे दे। मतलब अगर ये नेचुरल नंबर का सेट है, इन जनरल पहले हम लोग देखते हैं, जैसे ये ए और बी कोई 2 एलिमेंट है तो इस ए और बी को हमने ऑपरेट किया और ये आइडेंटिटी ई दे दे। मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये ए कामा बी जो है वो जी में बिलोंग कर रहा है। और अगर जी की इस जी की जो आइडेंटिटी है अगर वो ई है तो ये इनवर्स क्या कहता है कि ये दोनों को ऑपरेट करेंगे तो उसी सेट की आइडेंटिटी देगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि ये सेट ऑफ इंटीजर है, तो सेट ऑफ इंटीजर में ये माइनस इनफाइनाइट
फिर आगे बढ़िए तो ये -2 -1 0 +1 +2 से लेके पूरा इनफाइनाइट तक होता है। तो इसमें से अगर हम पूछें कि इस 1 का इन्वर्स क्या होगा एडिशन के रिस्पेक्ट में, जैसे हमने ये जो अलजेब्रिक सिस्टम लिया वो जेड और ये प्लस ले लिया, जो सेट है वो सेट ऑफ इंटीजर हो गया और जो ऑपरेशन है वो प्लस का है। तो इस सेट ऑफ इंटीजर से हम ये कह रहे हैं कि 1 जो है वो जेड में बिलोंग कर रहा है। तो इस 1 के लिए कौन सा इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, 1 के लिए एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। तो एडिटिव इन्वर्स क्या कहता है कि वे दो नंबर जिसको आपस में ऑपरेट करने पर उसी सेट की आइडेंटिटी दे दे। तो हमको पता है कि किसी भी सेट की एडिटिव आइडेंटिटी 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। तो यहाँ पे हमको इस 1 का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो 1 में हम क्या ऐड कर दें कि इस सेट की आइडेंटिटी दे दे। तो इस सेट की आइडेंटिटी तो 0 हो गई, तो अब इस 1 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाएगा, -1। यानी कि ये जो -1 हुआ ये 1 का एडिटिव इन्वर्स हुआ। और यही अगर ये जेड तो रहता, मतलब सेट ऑफ इंटीजर ही रहता, लेकिन ऑपरेशन अगर मल्टीप्लिकेशन हो जाता तो फिर हम लोग जानते हैं किसी सेट का जो, चूँकि ये ऐसा लेते हैं ये डॉट से, ग्रुप थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें जो ऑपरेशन होगा इसको मल्टीप्लिकेशन को ऐसा लेते हैं। तो अब हमको ये बताना है कि अगर ये 1 इस जेड में बिलोंग कर रहा है तो इसके मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा इस 1 का। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या करता है कि वे दो नंबर जिसका आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसी सेट की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो इस 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 मिल जाएगा, 1 का ही। अच्छा, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, मतलब 2 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 मिल जाए, 1/2 से। तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाहती हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये कहता है कि वे दो नंबर जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दे, मतलब कि 1 दे दे। हर सेट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, हर सेट का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है और एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है। तो एडिटिव इन्वर्स ये कहता है कि वे दो नंबर जिसको आपस में ऐड करने पर एडिटिव आइडेंटिटी दे दे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये कहता है कि वे दो नंबर जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दे। तो इतना चीज़ आपको क्लियर हुआ। मतलब ये कि कोई अलजेब्रिक सिस्टम ग्रुप तब कहा जाएगा जब वो 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहला होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, और दूसरा होता है एसोसिएटिव लॉ, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो ये जो कंप्लीट हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये जीओ हुआ, इसको हम लोग कहेंगे कि ये जो जी है विथ रिस्पेक्ट टू ओ क्या है, ग्रुप है। अब हम अपने थ्योरम पे आते हैं। अपना थ्योरम क्या कहता है कि यदि कोई जी हमारा कोई ग्रुप है और ओ अपना कोई बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये जो जीओ होगा ये तो ग्रुप तो होगा, और एकदम डिफिनिट है कि अगर ये ग्रुप है तो इसकी आइडेंटिटी मिलेगी। तो दिखाना है कि ये जो ग्रुप होगा इसकी जो आइडेंटिटी होगी वो यूनिक होगी। और वैसे भी हम लोग डिफिनीशन में भी देखा है कि किसी भी ग्रुप की आइडेंटिटी भी यूनिक होती है और इन्वर्स भी यूनिक होता है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि इस सेट की जो आइडेंटिटी है वो 2 है। चूँकि हम लोग को प्रूफ करना है कि आइडेंटिटी यूनिक होगी, तो इसका हम लोग कंट्राडिक्शन मान लेते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड मतलब जो नहीं होता है उसको भी मान लेते हैं और फिर उसको हम लोग गलत दिखा देते हैं, फिर जो रहेगा वो सही आ जाएगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि ये जो ई है और ई डैश है ये इस जी की 2 आइडेंटिटी है। ठीक है, मतलब ये ई और ई डैश जी की आइडेंटिटी है। जी बोले तो फॉर जी, मतलब अब इस जी में जितने भी एलिमेंट बिलोंग करेंगे सबके लिए। और हम अगर प्रूफ कर दें कि ये ई इक्वल टू ई डैश, तो हम लोग कह देंगे कि जो किसी भी सेट की या किसी ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है वो यूनिक होती है। तो चलिए अगर हम मानते हैं कि ये ई डैश अपना जी में बिलोंग कर रहा है और ई इसकी आइडेंटिटी है, तो अगर ये ई डैश जी का एलिमेंट है और ई इसकी आइडेंटिटी है, तो इससे हमको क्या मिलेगा, इस ई को जब हम लोग ऑपरेट करेंगे ई डैश पे तो ये क्या देगा, ई डैश ही देगा। और फिर हम मानते हैं कि अगर ये ई जो है वो जी में बिलोंग कर रहा है
और ई डैश आइडेंटिटी है, तो फिर हमको यहाँ से क्या मिलेगा कि ई ओ यानी ई डैश ओ ई इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा, ई डैश तो आइडेंटिटी है और ई इस जी में बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो क्या देगा। अरे एडिटिव आइडेंटिटी का डिफिनीशन क्या करता है कि वे दो नंबर, सिंपली आइडेंटिटी की बात कीजिए, दो नंबर जिसको आपस में ऑपरेट करने पर उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग ना हो। तो ये ई हमारा जी में बिलोंग कर रहा है और ये ई डैश आइडेंटिटी है, तो इस आइडेंटिटी से जब इसमें ऑपरेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ई ही ना मिलेगा। तो अगर इसको ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है, तो इस 1 और 2 से हमको क्या मिल रहा है, ये ई ओ ई डैश और ये ई डैश ओ ई, ये दोनों तो सेम होगा। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इन दोनों इक्वेशन से क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, मतलब ई की वैल्यू किसके इक्वल, ई डैश के। और हम लोगों ने क्या माना था कि ई और ई डैश इसकी दो आइडेंटिटी है, दोनों को हमने प्रूव कर दिया कि दोनों इक्वल है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि जी कोई ग्रुप है तो उसकी जो आइडेंटिटी होगी वो यूनिक होगी, मतलब identity is unique for a group. Thanks.